मैं आ रहा हूं जर्मनी से आप लोगों को एआई टूल सिखाने, जो आप लोगों को फंडामेंटली और टेक्निकली हेल्प करेगा। और इसके साथ अगर आप इस तरह की एआई वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, हमारे कोर्स को ज्वाइन करें और एआई वीडियोस बनाना प्रोफेशनल तरीके से सीखें। हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी सक्सेसफुल जर्नी का आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और मेरी तरफ से आप सभी को जश्न ईद उल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही साथ जी हम बात करेंगे आज मार्केट के हवाले से। जी हाँ, कल की मार्केट को जैसे कि हमने देखा कि एक पॉजिटिव सेशन था कल ऑल ओवर मार्केट में। और जो है अगर बात करें न्यूज़ की तो बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। जी हाँ, ऑयल नीचे आ चुका है और सीज फायर की भी खबरें आ रही हैं। तो लेट्स सी, ये एक बड़ी अच्छी खबरें हैं और इसको जो है मार्केट में इसका क्या कल पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ, और हमारे साथ ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ नईम रफ़ी साहब, जो कि सीईओ हैं रफ़ी सिक्योरिटीज़ के। आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे और साथ ही साथ जो है हम डिस्कस करेंगे क्या अपकमिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या मार्केट का ध्यान है। और जो है उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ जी यहाँ पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी कि जैसे कि शुरू में आपने देखा एक वीडियो थी जी हाँ, जो कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को हाईलाइट कर रही थी। वो वीडियो बनी है और जिस टेक्नोलॉजी से बनी है जी हाँ वो है एआई। यस, एआई आजकल के दौर की एक ज़रूरत बनता जा रहा है जी हाँ। तो इसी ज़रूरत को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो है पीएसएमयू आपके लिए लेकर आया है जी हाँ एआई कोर्स। जी हाँ, जो कि दो तरीके से, एक डिप्लोमा कोर्स है जी हाँ और एक है उसके साथ ही साथ जो है उसका एक शॉर्ट कोर्स है जिसको करने के बाद आप इस तरह की वीडियोस खुद भी बना सकते हैं। और जो है अगर आप चाहते हैं ये वीडियो हमसे बनवाना तो वो भी आप बनवा सकते हैं जी हाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी कंपनी के हवाले से या अपनी किसी भी जो है प्रोजेक्ट के हवाले से। और अगर आप खुद चाहते हैं कि ये वीडियो मैं खुद ही बनाऊं और मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज हो, मुझे इतनी ज़्यादा मेरी एक्सपर्टीज़ हो कि ये वीडियो मैं खुद ही बना लूं, तो उसके लिए जो है आपको इनरोल करवाना होगा हमारे एआई कोर्स में जी हाँ, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 4 सितंबर से। तो जो है टाइम बहुत लिमिटेड है और जो है इसके साथ ही साथ क्या फर्दर डिटेल्स हैं दिए गए नंबर पर जो है वो आप हमसे रब्ता करके जान सकते हैं जी हाँ। और जल्दी जल्दी जाएं, बहुत कम स्लॉट्स रह गई हैं, जल्दी से जाएं अपनी स्लॉट बुक करें। और जो है आजकल के दौर के हवाले से जो है अपग्रेड हो बिल्कुल। और तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। और चलें जी, तो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इस्लाम। जी सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद उम्रे की। और थैंक जो यू। है और सर ये क्या, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन वंस अगेन। सर सबसे पहले तो अभी जो एक इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से ज़रा बताइए। क्या सीज फायर की तरफ जो है जा चुकी है, क्योंकि कल की मार्केट पॉजिटिव तो थी और अगर ये न्यूज़ जो है क्योंकि ऑयल भी नीचे आ गया है, तो क्या लग रहा है थोड़ा सा मैं चाहूँगी किसके हवाले से आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान की सियासत, इकोनॉमी और किसी हद तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर जो असरात हैं, ये हमारे यूएस से ईरान कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा असर है। इसके नतीजे में फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी अप एंड डाउन होती हैं, तो हमारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट भी इससे मुतासर होती है। पिछले 4 माह से तकरीबन ये जंग जारी थी, बीच में 2 दफा सीज फायर भी हुआ। अब दोबारा अमेरिकन प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब ने तेहरान का विजिट किया, तो अभी तक इतलात यही है कि वहां पे ईरान की तरफ से एक मुस्बत रिस्पांस मिला है। तो मुझे लगता है कि इसके नतीजे में ये जो हमारी जो जहाज़ों की आमदरफ्त है वो भी खुल जाएगी और उसके अलावा आगे मज़ाकरात का राह भी हमार होगी।
जिसके नतीजे में क्रूड ऑयल की प्राइस भी नीचे आएगी और वर्ल्ड इकोनॉमी भी बेहतरी की तरफ जाएगी। ये तो अखबारी इतलात के नतीजे में आपको बाद में बता रहा हूँ। अदरवाइज मेरी पर्सनल व्यू यही है कि ये मुकम्मल तौर पे मामला शायद हल नहीं हो पाएगा, हम्म। क्योंकि इसमें ईरान अकेला शामिल नहीं है, बल्कि वर्ल्ड की दूसरी पावर्स भी इस जंग के अंदर शामिल है। अलबत्ता किसी हद तक सुकून होगा और ये जो ऑयल की आमदरफ्त है ये किसी हद तक खुल जाएगी और मज़ाक़ात जारी रहेंगे। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कई महीनों पे मुहित होगी और उसके बाद जाके कुछ सेटलमेंट की शक्ल निकलेगी। बहरहाल इमीडिएटली मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर भी और ऑयल मार्केट के ऊपर भी, मुस्बत आइए। सही, बिल्कुल। और सर, अभी ये भी हम सुन रहे हैं जैसे कि रिफाइनरी आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, और कल जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं कुछ इसी तरह के हवाले से, कोई डिस्कशन करने, कोई बात करने, कोई अनाउंसमेंट होगी। जैसे कि उन्होंने कहा था अपग्रेडेशन के हवाले से भी चल रहा है। तो क्या मुतवक्का है उनकी जो कल की आमद है, उसके हवाले से क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है? इसमें नादिया, लास्ट टाइम के सेशन के अंदर भी आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान के रिफाइनरी सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है हाँ। कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है बहुत पुरानी है। इसको हाँ। अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान का क्रूड ऑयल या इंपोर्टेड क्रूड ऑयल की मैक्सिमम रिफाइनरी और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। बदकिस्मती से पिछले कई सालों के दौरान गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज दी, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे अपग्रेडेशन नहीं हो सकी, पार्शियल अपग्रेडेशन होती है। अब दोबारा सुनने में आ रहा है कि 6 से 7 साल की मोहलत दी जाएगी कि मौजूदा रिफाइनरीज अपने आप को अपग्रेड करें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लेकर आए। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की कोशिश ये भी है कि पाकिस्तान में एक नई रिफाइनरी भी लग जाए, चाहे वो सऊदी अरब या कतर या चाइना की मदद के साथ लगे, लेकिन जैसे भी लगे एक हम्म। रिफाइनरी लग जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर एक जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड एक रिफाइनरी लगे और ना सिर्फ पाकिस्तान की जरूरियात पूरी करे और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी फोकस करे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कंक्रीट कोई एग्रीमेंट या कोई ऐसी इतला नहीं है कि इसके बारे में कुछ पेशरफ्त हुई हो। अलबत्ता आखिर में अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मौजूदा रिफाइनरीज के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ा है और इन्हीं को ही मोहलत देनी पड़ेगी कि अपने आप को अपग्रेड करें और इन्वेस्टमेंट अपने अपग्रेडेशन में लगे। एक एतबार से देखा जाए तो मौजूदा रिफाइनरीज के लिए ये काफी एक मुस्बत कदम है। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ जो मार्केट के नुक्ता नजर से देखें कि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसका अच्छी खासी रैली चली, उस दौरान ये हो गई है ये फैक्टर जो है। अब प्रैक्टिकली इसका इम्पैक्ट कब आएगा, कितना वक्त लगेगा, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सही। और जी हाँ जी। सर, और सर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि रिकोडिक के हवाले से भी जो है अभी जो अपडेट आई है, जो 56.7 करोड़ रुपीस जो है वो जो है कर दिए गए हैं फंडिंग के लिए इस प्रोजेक्ट के, रिकोडिक के जो प्रोजेक्ट है जिसमें कॉपर और गोल्ड माइनिंग शामिल है। तो अब इस चीज को देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है, और जो इससे रेलेवेंट जो स्टॉक्स हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो ये बहुत अच्छी खबर है जो आपने बताई रेकोटिक के बारे में मजीद पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो इशू है ना नादिया, वहाँ का अमन अमान की सूरत हाल है हम्म। कि वहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उन्होंने अपना काम स्लो डाउन भी कर दिया था इसी वजह से कि हम्म। वहाँ पे इजीली जो आने जाने का रास्ते हैं और दूसरा वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, वो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत था वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि फंडिंग के साथ साथ वहाँ पे सिक्योरिटी जो एक प्रोवाइड करने का मामला है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में एक पॉजिटिव व्यू तो बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जब तक कि वहाँ पे प्रैक्टिकली ये प्रोजेक्ट अपनी फुल फ्लैज वर्किंग में नहीं आ जाए। तो उसमें रिजर्वेशन है, हम्म। मैनेजमेंट को भी रिजर्वेशन है। मैं भी महसूस करता हूँ कि फंडिंग के साथ साथ सिक्योरिटी माहौल, अच्छा माहौल पैदा करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और सर अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि थोड़े से जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स चल रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि अभी जैसे फार्मा है, फार्मा थोड़ा सा जो है साइडलाइन हुआ हुआ है, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी साइडलाइन हुआ हुआ है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि ये सेक्टर्स कब तक जो है थोड़ा सा लाइमलाइट में आ सकेंगे, स्पेशली फार्मा और टेक्नोलॉजी? देखिए जी, पेट्रोलियम सेक्टर ने तो किसी हद तक परफॉर्म किया। आपने देखा कि हम्म। ओजीडीसी, पीपीएल, मारी और उस पीएसओ ने अच्छा परफॉर्म किया। अब अलबत्ता इस लेवल के ऊपर आपको रुक रहे हैं
क्योंकि इनके एनुअल रिजल्ट भी बाकी हैं। फार्मास्यूटिकल का सेक्टर आपने सही कहा, और आईटी का सेक्टर वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी ये जो यूएस या ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, वहां से अच्छी खबरें आएंगी तो मार्केट में लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, तो इन सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आएगी। ये सारा इन हालात के ऊपर डिपेंड करता है, और जैसे ही वहां पे हालात बेहतर होंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इन दोनों सेक्टर में परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अलबत्ता सीमेंट सेक्टर के अंदर मेरा ख्याल ये है कि जून के रिजल्ट आने वाले हैं, और किसी हद तक इनकी प्राइस उसके पहले ही बढ़ चुकी है। अब ये रिजल्ट के ऊपर आएगा कि इस कंपनी का रिजल्ट कैसा आता है, अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली मार्केट उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। वो जीडीजी सही। देखे बढ़, डीजी हाँ देखे बढ़ गया, मैपल ही बढ़ गया, फाइनल बढ़ गया, और हम्म। बेस्ट पे बढ़ गया। हम्म। लकीर बता थोड़ा सा नीचे आया इसका रिजल्ट, तो अच्छा आया, लेकिन पे आउट जो कैश डिविडेंड है बहुत कम है, तो हमने देखा प्राइस नीचे आ गई। सेम दूसरे शेयर के बारे में मेरा व्यू यही है कि जैसे जैसे रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंगली मार्केट उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगी। सही। और सर, रिजल्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो कल भी कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट्स आएंगे? इसमें नादिया ऐसा है कि मार्केट बड़ी स्मार्ट है कि हाँ। आमतौर पे मार्केट में रिजल्ट आने से पहले ही वो प्राइस इन बिल्ड हो जाती है, हाँ। और उन शेयर्स को पीछे जो चलाने वाले प्लेयर्स भी होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि अनाउंसमेंट से पहले पहले प्राइस को एक मैक्सिमम लेवल पे लेके चले जाएं। और हम्म। जब रिजल्ट आता है तो नॉर्मली हमारे देखने में आता है कि प्रॉफिट टेकिंग होती है, और प्रॉफिट टेकिंग के नतीजे में शेयर मार्केट की प्राइस नीचे ही आती है, इल्ला ये कि उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को रिजल्ट आए। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि प्राइस इन बिल्ड है इन रिजल्ट के आमद से पहले पहले। सही। और जी यहाँ पर हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हम उनके भी सवाल शामिल कर लेते हैं। जी मुजम्मिल साहब, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे काइंडली बता दें इसके बारे में, एयर लिंक के बारे में बता दें कि एयर लिंक काफ़ी नीचे जा रहा है और दूसरा जो सिस्टम है ये भी काफ़ी नीचे गया हुआ है, तो क्या इन दोनों को मौजूदा रेटों पे लिया जा सकता है? और इसके अलावा पीएसओ का बता दें, एयर लिंक, पीएसओ और सिस्टम का किन को किन रेट पे लिया जा सकता है, या इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल करनी चाहिए कि इनमें नहीं करनी चाहिए? इन तीन शेयर्स में से दो शेयर्स के बारे में तो मेरा भी बहुत ही पॉजिटिव है, एयरलिंक और सिस्टम। अगर आपको, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ईरान और यूएसए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर थोड़ी सी भी नरमी आती है, रिलैक्स होता है, तो उस वक्त ये दोनों शेयर्स को बाई करने के लिए यही रेट बड़ा अच्छा है, क्योंकि 130 और 125 के अराउंड सिस्टम मेरे हिसाब से प्राइस बहुत ही मुनासिब है बाई करने के लिए, और मेरिट के ऊपर है, इनको बाई करना चाहिए। पीएसओ का अलबत्ता यकदम अभी राइज आई है, इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी सी नीचे आए तो वहां पे इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि पीएसओ के अपने मसाइल है सर्कुलर डेट के। जब तक सर्कुलर डेट के मसाइल हल नहीं होते ये अपनी फुली वैल्यू के ऊपर नहीं आएगा। जब भी प्राइस नीचे आए इसको लेके रखना चाहिए, लेकिन अभी मेरे हिसाब से प्राइसेस की बढ़ी हुई है। अच्छा सर, मेरे पास पीएसओ पड़ा हुआ है, उसमें मुझे 10 से 15% प्रॉफिट है, तो क्या उसको सेल करके एयर लिंक और सिस्टम में जाना चाहिए या पीएसओ को होल्ड करना चाहिए? पीएसओ को कन्वर्ट कर लें आप एड लिंक में, इंशाल्लाह ये आपको लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको प्रॉफिट टेकिंग भी हो जाएगी, और एड लिंक के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया। जी अफजाल हुसैन, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर रिसेंटली हमने देखा कि गवर्नमेंट की आईएमएफ की तरफ से डील के समझ लें आई है कि डिविडेंड प्लग इन बैक का ये चीज़ करेंगे। तो सर इसमें आपको लगता है कि सब कंपनीज को इक्वल मतलब साइमल्टेनियसली करेंगे, या पहले एक एक कंपनी करके उस तरह से ये चलेंगे? दूसरा सर, इसमें आपको क्या लगता है कि एक कौन सी सेकंड, कंपनी? एक सेकंड, आपने सवाल को जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है। सर ये डिविडेंड प्लग इन बैक का जो एग्रीमेंट किया है इन्होंने, ये सर्कुलर डेब्ट को क्लियर करने के लिए। ये कोई ऑफिशियल तो अनाउंसमेंट नहीं है इसके बारे में, ये तो लोगों का ख्याल है, प्रपोजल्स है, काफी 3-4 सालों से चल रही हैं, तो ओके, अभी तक क्योंकि तो सर ये फाइनल नहीं ट्रिब्यून में, होगा अगर। जी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में था कि ये मतलब इन्होंने, मिनिस्ट्री ने जो है वो ये प्लान कर लिया है सारा कुछ और निगोशिएशन चल रही है, सो अभी ये नहीं हुआ है डन। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो आइडिया या फार्मूला गुज़श्ता 3 साल से हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जेर गौर भी है, अप्रूवल भी मिल गई है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने की कहीं भी इतला नहीं है। अगर सपोज ये इम्प्लीमेंट होता भी है, अप्रूवल मिल भी जाती है, तो यकीनी तौर पर ये गवर्नमेंट जो स्टेट इंटरप्राइज शेयर्स है इसी के ऊपर इसका इतलाक होगा, ना ये कि प्राइवेट सेक्टर के जैसे ओजीडीसी, पीपीएल
PSO या और दूसरे शेयर्स हैं 2-3, उन्हीं के ऊपर इसका इतलाक होगा अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो। ठीक है। तो सर इस जो ये इनका प्लान था, इसमें यही है कि फिर तो शेयर होल्डर्स को इनिशियली तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो जो भी कंपनी की अर्निंग होगी वो उसके सर्कुलर डेब्ट के लिए क्लियर कर लेगी गवर्नमेंट। ऐसे ही है, अगर ये फार्मूला किसी तरीके से अप्रूव हो जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है, तब तो उस शक्ल में शेयर होल्डर को एक हैंडसम डिविडेंड आ सकता है, मिनॉरिटी शेयर होल्डर को। और गवर्नमेंट इस फार्मूले के मुताबिक जो डिविडेंड वसूल करेगी वो दोबारा इंजेक्ट कर देगी कंपनीज के अंदर सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए। लेकिन ऐसा हो तो तब है ना। और इसी न्यूज के ऊपर मार्केट में OGTC PPL 3 दफा रैली चला चुके हैं और बाद में पता चलता कुछ भी नहीं हुआ, फिर नीचे आ जाता है। अभी भी बैकग्राउंड में यही र्यूमर्स चल रही है मार्केट में, लेकिन ऑफिशियल चैनल से इसकी कंफर्मेशन कहीं भी नहीं है। ठीक है जी सर। ठीक, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। जी नवीद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर SLM और डिजिकॉन का बता दें सर, ये SLM का रिजल्ट कैसे आया है और डिजिकॉन के जो आने वाला रिजल्ट है उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए जी, DG खां का रिजल्ट तो मेरे हिसाब वो से मेरी अर्निंग आवाज आ वाइज तो रही बहुत ही है? अच्छा आएगा। जी आवाज आ जी रही है, बिल्कुल आ रही है। ये DG खां का रिजल्ट तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो अर्निंग वाइज तो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इस ग्रुप का मसला सबसे बड़ा यही है, कैश पेमेंट। इसके मामले में ये निशात ग्रुप बड़ा कंजर्वेटिव है। और खास तौर पे अभी रिसेंटली इन्होंने रफान मेज को भी टेक ओवर किया है। तो रफान मेज के टेक ओवर करने के नतीजे में कैश आउटफ्लो भी हुआ है। तो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल के मुताबिक तो कम होगी, अर्निंग अच्छी होगी। अभी ये 220-21 का रेट है, मेरे ख्याल के मुताबिक तो प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए बहुत ही मुनासिब रेट है। आपने एक कंपनी का और भी और पूछा था, सर क्या नाम है SLM उसका? का बता। SLM सर्विस लॉन्ग मार्च। ये बहुत अच्छी कंपनी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक लॉन्ग टर्म रखने वालों को इसका फायदा होगा। और ये आगे एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बड़ा पॉजिटिव व्यू रखता हूँ। बहुत अच्छी शेयर है, ये रखना चाहिए इसको। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा। जी जी अच्छा उवैस। सर, एक और सवाल है। जी 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 सवाल करें। आप सवाल करें। अच्छा, इनका माइक ऑफ हो गया है। जी उवैस अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा कुछ गाइड कर दें, कोलगेट एंड LCI। थैंक यू वेरी मच। एक कोलगेट है और दूसरा LCI। जी जी। दोनों ही मार्केट के साइड आइटम है। कोलगेट का तो मार्केट में फ्लोट ही बड़ा कम है, उसकी प्राइस कुछ भी हो सकती है। इसमें नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, डिविडेंड पर्पस के लिए रखते हैं, ये ठीक है, रखना चाहिए। LCI के बारे में अलबत्ता मेरा व्यू ये है कि ग्रेजुअली मार्केट में इसकी जो शेयर है या प्रॉफिट मार्जिन है, ये ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहे हैं। इसमें से निकल के आप किसी और शेयर में चले जाएं तो बेहतर है मेरे ख्याल से। LCI से निकल के किसी और शेयर में चले जाए, कोलगेट को होल्ड करें आप। तो सर अभी ये आपने एडवाइस किया एयरलिंक का, तो कैन वी गो इन एयरलिंक देन? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ही प्रोग्रेसिव ग्रुप है और कंटिन्यूस इसके अंदर ग्रोथ भी है। अब इनकी एक और सब्सिडरी मार्केट में लिस्टिंग के लिए आ चुकी है सिलेक्ट के नाम से, उसका बिजनेस का बेनिफिट भी इसके अंदर आएगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक एयरलिंक में बिल्कुल जाना चाहिए, मुझे तो इसमें बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। इस वक्त 130 से नीचे प्राइस आ गई है और मार्केट कंडीशन को देखते हुए रुपया 2 रुपये और भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो इज ए वेरी गुड प्राइस, वेरी गुड लेवल टू बाय एयरलिंक। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। जी उस्मान अपना सवाल करें। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से जवाब देते हैं। तो मुझे पूछना है ईफर्ट के हवाले से कि इसकी प्राइस काफी डाउन आ गई और इसके रिजल्ट शायद अच्छे नहीं थे। तो क्या, लेकिन एक अच्छी कंपनी है और हम जानते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म यानी सस्टेन किया है इस कंपनी ने, तो अभी भी इसमें अगर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म व्यू रखते हुए तो कैसा है? और दूसरा गैल के बारे में बता दें कि अभी उसमें कितना पोटेंशियल है, अभी वो बाइंग प्राइस पे है, लेना चाहिए या नहीं? एफर्ट के बारे में मेरा भी बहुत ही पॉजिटिव है, नो डाउट प्राइस नीचे आई हुई है। वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे व्यू बना के डिविडेंड के ऊपर डिपेंड करते हैं,
उसके लिए बहुत अच्छे टॉप शेयरों में से एक शेयर है, तो एफर्ट को इस लेवल पे बाई करना चाहिए। गेल के बारे में मेरा ख्याल ये है कि प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर चल रही है। इस प्राइस से 10% प्राइस, 5% टू 10% प्राइस नीचे आए तो वहां पे ये बाइंग करने के लिए अच्छा हो जाएगा। एफर्ट को इमीडिएटली बाई किया जा सकता है। अच्छा प्लीज, बस एक मिस हो गया, गैल सॉरी एच कार के बारे में। कौन सा? एक्स एच कार। एच कार होंडा। एच कार, होंडा कार। होंडा कार के बारे में मेरा व्यू थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, क्योंकि इस वक्त तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, लेकिन जो मौजूदा ऑटो मार्केट है पाकिस्तान की, इसको देखते हुए मेरी एक असेसमेंट ये है कि ग्रेजुअली जैपनीज कार का शेयर मार्केट में कम होता चला जाएगा। इसमें कोरियन और खास तौर पे चाइनीज जो कार है ये अपने आप को बढ़ाएंगी मार्केट के अंदर शेयर। तो लिहाजा जिस तरह पहले एक होंडा या टोयोटा या सुजुकी का मामला था, वो एक डायनामिक्स मार्केट में चेंज हो रहे हैं। इसके असरात आप अगले 1 साल से 2 साल के दौरान देखेंगे। तो लॉन्ग रन में मैं इसको बहुत अच्छा नहीं समझता। उसकी बजाय जो चाइनीज कार की जहां जहां पे मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग है, आप उस पर फोकस करें। आपके सामने ये देखें, हैवल साजगार कहाँ से कहाँ चला गया। अब इसके पीछे पीछे BYD का ये जो इसका शेयर काफी हद तक हकों के अंदर भी है। अगले 2 सालों के अंदर तो ये शेयर्स हैं जहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज कार के मॉडल है, वो अपने आप को पाकिस्तान ऑटो मार्केट के अंदर शेयर बढ़ाएंगे। और जापानीज का शेयर पहले जैसा नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। इस एतबार से मैं एच कार की फेवर में नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं। अच्छा सर, जैसे ऑटो के नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आए। कल साजगार का रिजल्ट भी है, तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, आपको मैंने जिस तरह पहले बताया ना कि स्टॉक मार्केट में लोग रिजल्ट से पहले ही जो एक्सपेक्टेशन होती है प्राइस को इनबिल्ड कर देते हैं। हाँ। अब अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आए तो प्राइस मजीद बढ़ती है, नॉर्मली प्राइस के नीचे होती है। साजगार का भी यही मामला है। ये तो अपने क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे अपने डाटा स्टॉक मार्केट में शेयर भी करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है इसकी अर्निंग क्या आएगी। अर्निंग के मुताबिक प्राइस की इनबिल्ड है। तो मैं तो नहीं ख्याल करता कि रिजल्ट सुनना चाहिए, बल्कि रिजल्ट से पहले प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाना चाहिए। क्योंकि हेवल यानी कि साजगार के मुकाबले में और कार्स भी मार्केट में आ गई हैं। एक निशाद ग्रुप का भी एक है, इसके अलावा और भी 2-3 प्राइवेट सेक्टर के जो ग्रुप्स हैं जो कि चाइनीज कार को बेच रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि लकी ग्रुप भी एक चाइनीज कंपनीज के साथ मार्केट में लेकर आ रहा है बहुत जल्दी, जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। तो उस एतबार से देखा जाए तो साजगार का एक प्राइस लेवल बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इस लेवल के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करके ऐसे शेयर जो कि ग्रोथ वाले हो उसमें जाना मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। सही सही, बिल्कुल। जी, मोहम्मद उमर अपना सवाल करें। सर, सर्विस इंडस्ट्रीज स्प्लिट के बाद उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई है, अभी 209 पे क्लोज हुआ है। तो अभी उसका रिजल्ट भी पब्लिश नहीं हुआ, तो आपके ख्याल में किस प्राइस पे इसमें एंट्री लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू के लिए? आपने किस कंपनी का नाम लिया? शुरू में सुन नहीं सका था मैं। सर्विस इंडस्ट्री सर, SRVI। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री भी बेहतर जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक प्राइस थोड़ी सी और नीचे आ जाए, 200 के अंदर आए तो वहां पे आप इसको फोकस कीजिएगा। लॉन्ग रन में ये बहुत अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। थैंक यू सर, थैंक यू। सही, बिल्कुल। और सर थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। कल जो है UBL ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। क्या वजह थी? और जो अभी एक सवाल भी मैसेज में आया हुआ है, आई थिंक मिजान बैंक का, वो पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इस सेक्टर को भी आप हाईलाइट करें। देखिए जी, हमारा पिछले 2-3 साल के दौरान जो सबसे अच्छा सेक्टर परफॉर्म किया वो बैंकिंग सेक्टर ही है। बैंकिंग सेक्टर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी अर्निंग भी दिखाई, पे आउट भी दी, और अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस ने भी उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड किया। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त जा रहा है, क्योंकि एक प्रिंसिपली बात ये होती है कि जब भी इकोनॉमी को ग्रो कर रही होती है या स्टेबल हो रही होती है, सबसे पहला जो सेक्टर बेनिफिशियरी होता है ना, वो बैंकिंग सेक्टर होता है। तो बैंकिंग सेक्टर ने अपना भरपूर तरीके से इस बेनिफिट को अवेल किया। अब इस लेवल के ऊपर आके ना, अब केस टू केस देखना पड़ेगा कि किस बैंक की परफॉर्मेंस, किस बैंक का मार्जिन, किस बैंक की पे आउट बेहतर है। तो अभी तक तो मेरे जो मुशाहिदे ये स्टडी में आया है कि UBL काफी हद तक बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका पिछले क्वार्टर की निस्बत इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आया है वो कंपैरेटिवली कम तर आया है। यानी कि जो ग्रोथ पिछले क्वार्टर्स में हो रही थी,
अब वो ग्रोथ आइंदा क्वार्टरों में मुश्किल है। तो मैं तो पर्सनली महसूस करता हूँ कि मिजान बैंक हो या यूबीएल हो, दोनों को इस लेवल पे सेल करना बेहतर है। हालांकि बड़ी अजीब बात है, मार्केट में कोई शख्स भी इन दोनों शेयर्स के बारे में सेल करने की बात नहीं करता, हर आदमी बाय करने की कह रहा है। लेकिन जो प्राइस बन चुकी है, इस प्राइस के ऊपर मेरा तो व्यू ये है कि इनको सेल करना चाहिए। और इसके मुकाबले में जो दूसरे शेयर्स हैं जिनकी प्राइस निस्बतन कम है, जैसे हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, फैसल बैंक है, इनके अंदर ग्रोथ मुझे लगता है कि आइंदा दिनों में ज्यादा होगी। हाई प्राइस शेयर से निकल के मीडियम साइज बैंक्स में जाना एक स्ट्रेटेजी के एतबार से बेहतर एक ख्याल होगा। ये मैं स्टडी बेस्ड बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा इनसे निकल के जो आपको मैंने 3 शेयर बाद में बताए हैं, इनमें कन्वर्ट होना कदरे बेहतर रहेगा। सही। और सर बीओपी के बारे में भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा व्यू शेयर करें, क्योंकि काफी टाइम से ये भी टू एंड फ्रो मोशन में चल रहा है, मतलब एक खास उसमें बस वो मूव करता है या फिर स्टक रहता है। क्या वजह है? और क्योंकि जो है ये इसने अपना हाई दिखाया था, आई थिंक 44 तक हाई दिखाया था, तो अभी क्या है बीओपी का? देखो नादिया, बीओपी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके मुताबिक मेरा अंदाजा है कि 4 से 4.5 पे अर्निंग वाला शेयर है ये। उस एतबार से इसकी प्राइस 40 रुपी 44 जो बनी है ना, वो मैक्सिमम प्राइस थी। अगर तो रिजल्ट अकॉर्डिंगली 4 रुपए के मुताबिक आता है, फिर तो ये मौजूदा 34, 33, 36 के मुताबिक प्राइस इस ओके। अलबत्ता एक मार्केट में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2026 का जब एंड होगा, दिसंबर 2026, इसकी अर्निंग 6 रुपए तक आ सकती है। तो अभी का रिजल्ट और उसके बाद 2 क्वार्टर मजीद आने हैं, अगर वाकईतन इसकी अर्निंग का पोजीशन 6 रुपये अर्निंग के मुताबिक रहता है, फिर तो ये बहुत ही अंडर वैल्यू है। क्योंकि ये अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी अर्निंग क्या है, प्राइस उसके मुताबिक होनी चाहिए। इसी एतबार से मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ह्यूज क्वांटिटीज लेके बैठे हुए हैं, होल्ड करके बैठे हुए हैं, इसी ख्याल के तहत कि एनुअल बेसिस पे इसकी 6 रुपये अर्निंग एक्सपेक्टेड है, और 6 रुपये अर्निंग के मुताबिक इसका रेट 60 रुपये बनना चाहिए। लेकिन मार्केट में इसमें 33, 34 है। ये सब्जेक्ट टू अर्निंग के ऊपर है ये। और दूसरा, इसमें शायद थोड़ी सी कहना चाहिए ग्रुपबाजी भी है मार्केट में, कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है और जिद में आके बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी के अंदर, इस बैंक के अंदर काम भी नहीं करते शेयर के अंदर। तो जिसकी वजह से मैं महसूस करता हूँ कि इसके अंदर हमेशा डिस्काउंट ही रहा है बैंक ऑफ पंजाब में, कभी अपनी फुली प्राइस के ऊपर आया नहीं है। जिस तरह मिजान बैंक है, यूबीएल है, एमसीबी है, उस तरह की नॉर्मल परफॉर्मेंस इस बैंक की नहीं रही है। इसके अंदर होल्डिंग बाज ग्रुप्स की बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बाद दूसरे बड़े लोग जो काम करने वाले हैं इसके अंदर काम ही नहीं करते। तो लिहाजा ये अपनी अंडर वैल्यू प्राइस के ऊपर ट्रेड होता है, अंडर वैल्यू है सबकी। सही। और सर जैसे आपने ये बात कही कि इसी तरह का एक वेव जैप भी है, वो भी परफॉर्म नहीं करता। सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वॉल्यूम्स भी हो रहे होते हैं, लेकिन मतलब आई थिंक मैं समझती हूँ शायद 2 साल अब होने को हो जाएंगे से परफॉर्म नहीं किया है, पूरी रैली नहीं की। क्या वजह है? क्या इस स्क्रिप्ट में भी यही कोई चक्कर है? असल में बात ये होती है नादिया कि कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट में जो मैनेजमेंट का एक प्रोफाइल या एक रिलायबिलिटी होती है, ये भी बड़ा काउंट करती है। तो इन्वेस्टर ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बल्कि उसके साथ साथ ग्रुप को भी देखते हैं कि मैनेजमेंट वाले कौन है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। बाज मैनेजमेंट खुद भी मार्केट में प्ले करते हैं, ट्रेड करते हैं और अकॉर्डिंगली रिजल्ट भी आते हैं। तो उससे फिर जो इन्वेस्टर है, जो मार्केट के लोग हैं, ऐसी कंपनीज को अवॉइड करते हैं ट्रेड करते हुए। तो इसके अंदर भी मुमकिन है इस किस्म का फैक्टर हो, लोग अवॉइड करते हो। सही सही, बिल्कुल। और सर अब जो है क्या लग रहा है, कल कोई गैप ओपनिंग होगी? क्योंकि ऑयल भी नीचे आ गया है, क्या पता आज का दिन गुजरते गुजरते चीजें कंफर्म हो जाएं कि भाई सीज फायर हो चुकी है। क्या लग रहा है कल की मार्केट से, क्या कोई गैप ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो जी, मार्केट कल इंशाल्लाह पॉजिटिव खुलेगी सही है। और काफी ज्यादा हाई साइड पे खुलेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ख्याल कीजिएगा अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है। सही है। सिर्फ ऑयल, ये फ्यूचर की जो ऑयल ट्रेडिंग होती है वहां से इंडिकेशन मिल रही है कि पॉजिटिव साइड के ऊपर मामला जा रहे हैं। तो पॉजिटिव तो खुलेगी, लेकिन ये ओपनिंग गैप मैं नहीं समझता कोई 10,000 पॉइंट या 12,000 पॉइंट का होगा, बल्कि कम तर ही होगा। होगी पॉजिटिव मार्केट, और ये बहुत ज्यादा ओपनिंग गैप के साथ खुलना भी एक मीडियम टर्म में मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर लेवल के ऊपर ट्रेड करके मार्केट बढ़े
तो इसमें पार्टिसिपेशन भी बढ़ती है, जो लोग मिस कर जाते हैं उनको भी एंट्री करने का मौका मिलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बढ़े, कंसोलिडेशन करके बढ़े तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अब रिजल्ट सीजन भी है, बड़े एक जेन्युइन रीजन बनता है मार्केट का बढ़ने का भी, और न्यू इन्वेस्टर भी स्टॉक मार्केट में आते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि मार्केट में अब हमारे यहाँ 6 लाख से ज्यादा यूआईन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि रिटेल साइड पे मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है। तो जो भी शख्स आता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो पैसा लेकर आता है, और उसी पैसे के साथ शेयर खरीदने हैं। तो शेयर्स तो लिमिटेड है मार्केट में, वो तो ज्यादा तादाद में नहीं है। तो इस एतबार से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट का व्यू पॉजिटिव ही है। अलबत्ता बीच में हालात के मुताबिक पॉलिटिकल साइड के ऊपर इंटरनेशनल रीजनल जो सिचुएशन होगी उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा, लेकिन मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगी अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से भी और कैपिटल इनफ्लो के एतबार से भी पॉजिटिव। सही सही, ग्रेट। और जो है सर आखिर में आपकी टॉपिक्स क्या होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैसेज में भी किसी ने सवाल किया था कि 2-3 स्क्रिप्ट बताएं जो अभी हम बाय कर सकें, तो क्या आपकी टॉपिक्स हैं? इसमें मैं आपको 3 शेयर बताता हूँ। एयर लिंक है, हम्म, और इसमें ओजीडीसी है, ओके। और एक किसी हद तक स्पेकुलेटिव शेयर प्लस मेरिट भी उसके अंदर है, वो है बर्जर पेंट। बर्जर इन पे 3 शेयर्स के अंदर लोग काम करें तो मेरा ख्याल है कि इनको अच्छा बेनिफिट होगा। एयर लिंक, ओजीडीसी और बर्जर पेंट, इसमें ओके। अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। और निशात मिल। निशाद मिल का मैंने नाम नहीं लिया, अच्छा मैंने अच्छा, बर्जर पेंट का नाम लिया। बर्जर बर्जर, पेंट, ओके ओके, मुझे आखिर में लगा कि शायद सही। नहीं नहीं, 3 आपको 3 बताया टॉपिक्स, मैंने। यस, ओजीडीसी, एयरलिंक और बर्जर पेंट। जी हाँ। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर नईम, आपका बहुत शुक्रिया। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।